नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, ये क्लास है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की यानी आपदा प्रबंधन की, और मैं आपदा प्रबंधन का आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूं जो कि लोअर पीसीएस में दिया हुआ है। पेपर अगस्त में होने जा रहा है, तो आपके पास अभी समय है, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, वो है आपदा प्रबंधन में आपदा प्रबंधन के चरण। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी हैं। भारत की आपदा परिच्छेदिका यानी डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया मैंने आपको बता रखा है। आपदा प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा ये सब डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं। नहीं देखा है तो जा करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन के चरण, कि आपदा प्रबंधन में कार्य किस तरीके से किया जाता है। आज इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। देखिए, आपदा क्या होती है मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और आपदा प्रबंधन क्या होता है ये भी मैंने अंतिम क्लास में आपको समझाया था। कि आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि आने वाले जो भी प्रकोप हैं उनसे होने वाले विनाश अथवा मानव हानि अथवा पर्यावरणीय ह्रास को कम करना कहलाता है आपदा प्रबंधन। अब आपदा प्रबंधन किन किन चरणों में काम करता है, आज हम इसको समझेंगे। तो मेनली साथियों, आपदा प्रबंधन 3 चरणों में कार्य करता है। याद रखना, इसके 3 चरण होते हैं। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला चरण होता है आपदा पूर्व। सबसे पहला चरण कौन सा है साथियों? आपदा पूर्व। ठीक। दूसरा चरण होता है हमारे पास आपदा दौरान, यानी जब आपदा आ रही है। और साथियों, तीसरा जो चरण होता है वो होता है आपदा पश्चात। ठीक है, तो हमारे पास 3 चरण होते हैं आपदा प्रबंधन के, जिनमें हम आपदा को प्रबंधित करते हैं, आपदा को मैनेज करते हैं। इसके 3 चरण होते हैं। ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है जो हमारे काम का है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक एक करके अगर हम इन तीनों को समझें कि आखिरकार ये क्या है, तो देखो, आपदा पूर्व तैयारी का क्या मतलब है, या आपदा प्रबंधन में आपदा पूर्व तैयारी क्या है। आपदा पूर्व का मतलब है कि आपदा आने से पहले वो सारे काम जो आपको करने चाहिए, ठीक है, वो सारे के सारे काम जिनकी तैयारी हमें आपदा आने से पहले कर लेनी चाहिए, ऐसे सभी कार्यों को हम आपदा प्रबंधन में आपदा पूर्व के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे ये काम क्या क्या हो सकते हैं, बेसिक मैं आपको बताऊं। जैसे ये काम हो सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें जो होगा वो ये होगा कि जिस क्षेत्र में आप तैनात हैं, मान लीजिए आप एक क्षेत्र के डीएम है या एसडीएम है, या मान लीजिए किसी जिले स्तर के अधिकारी हैं आप, और आपको जब आपकी वहाँ पोस्टिंग हुई तो आपको ये पता चला कि हमारा जो क्षेत्र है ये बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और जैसे उत्तर प्रदेश में हम जाएं, बिहार में हम जाएं, है ना, उत्तराखंड में जाएं, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के सेंस में मैं बात करूँ तो यहाँ पर बाढ़ एक प्रमुख आपदा है। हालांकि बाढ़ से होने वाला नुकसान उतना नहीं है, लेकिन मानव ज़्यादा प्रभावित होते हैं इससे। तो मान लीजिए आप एक क्षेत्र के अधिकारी हैं और आपको पता चला कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से पहले आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में यहाँ आपको तैयारी करनी है। जैसे आप ये तैयारी कर सकते हैं कि आप एक रिस्क मैप बना सकते हैं, आप एक जोखिम मानचित्र तैयार कर सकते हैं कि अगर कल को अचानक से बाढ़ आ गई तो कितने लोग प्रभावित होंगे। बात समझ रहे हैं? कितने गांव इस क्षेत्र में हैं जिन पे बाढ़ का खतरा है, या अगर बाढ़ आ जाती है रातों रात तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारे चरण होते हैं आपदा पूर्व के, जिसमें आप आपदा आने से पहले तैयारी करते हैं। जब आपदा आ जाती है, देखो याद रखना, तैयारी जो होती है वो आपदा आने से पहले होती है। जब आपदा आ जाएगी उस समय कोई तैयारी नहीं होगी, याद रखना। आपदा दौरान क्या किया जाएगा, तो पहले अच्छा, आपदा पूर्व में क्या होगा। आपदा पूर्व में आप चाहें तो नोट कर लें, आपदा आने से पूर्व तैयारियां, यानी वो काम जो आपदा आने से पहले हमें कर लेने चाहिए, वो सब आपदा पूर्व के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। बेसिकली आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दूसरा, जब हम बात करेंगे आपदा दौरान, तो आपदा दौरान कोई तैयारी नहीं होती है, याद रखना। अगर कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूस्खलन आ गया, चक्रवात आ गया, तो अब आप कोई तैयारी नहीं करोगे।
आपदा आने के बाद कोई तैयारी नहीं होती है, तैयारी होती है आपदा आने से पहले। और जब कोई आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो उस समय एक ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, ध्यान रखना, एक ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो है मानव क्षति को कम करना। सबसे महत्वपूर्ण काम एक ही है कि हम ऐसा क्या करें कि मानव क्षति कम हो। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। और मानव क्षति को आप कम कैसे करोगे? तो मानव क्षति को हम कम करेंगे प्रभावित क्षेत्रों से इंसानों को बाहर निकालकर। सीधी सी बात है। अगर कहीं बाढ़ आ गई तो बाढ़ में आपको सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य करना है वो ये कि उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस शहर में जहां बाढ़ आई है वहां से लोगों को बाहर निकालना। ठीक है। तो आपदा दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? आपदा क्षेत्र से लोगों को बाहर करना। सबसे महत्वपूर्ण काम आपदा के दौरान यही होता है। अगर किसी क्षेत्र में भयानक आपदा आ गई है तो उस दौरान एक ही हमारा कार्य है, और वो कार्य क्या होगा कि उस आपदा में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई साहब, मतलब केदारनाथ में जो है एक बादल फट गया जिसकी वजह से भयानक बाढ़ आई, तो बाढ़ की वजह से लोग उसमें फंस गए। तो एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने, SDRF, NDRF, इनका एक ही टारगेट था, वहाँ की उत्तराखंड पुलिस का एक ही टारगेट था कि जो भी आपदा में लोग फंसे उन्हें बाहर निकालना। तो याद रखना, तैयारियां जो होती हैं वो आपदा आने से पहले होती हैं, आपदा के दौरान कोई तैयारी नहीं होती। अब मान लीजिए अगर कहीं भूकंप आया है, जैसे मान लीजिए उत्तरकाशी में भूकंप आते रहते हैं अक्सर करके, उत्तराखंड में भूकंप आते रहते हैं। अब मान लीजिए उत्तराखंड में भूकंप आया और आप एक अधिकारी हैं, तो आप भूकंप आने के बाद अब आप जो है ये सोच रहे हैं कि अरे अब मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो भूकंप आने के समय अगर आप ये सोचोगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो कभी राहत नहीं पहुँचा पाओगे। आपको तैयारी करनी पड़ेगी भूकंप आने से पहले। बाढ़ आने के समय, जब बाढ़ आ गई उस समय अगर आप नाव ढूंढने जाओगे उस समय अगर आप नाव ढूंढने जाओगे कि नाव कहाँ मिल सकती है, पानी कहाँ मिल सकता है, तो फिर वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है। बुद्धिमान प्राणी वही होता है जो पहले से तैयारी करके रखता है। तो आपदा के समय पर कोई तैयारी नहीं होती, आपदा के समय पर केवल बचाव कार्य और राहत कार्य चलाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा जो इसमें होता है वो होता है आपदा पश्चात। आपदा पश्चात में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपदा पश्चात में वो सारी चीजें आती हैं कि जब आपदा आ गई, लोग उससे प्रभावित हो गए, अब हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज जो आपदा पश्चात की जाती है साथियों, वो की जाती है मेडिकल सहायता। बात समझ रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मेडिकल सहायता। भाई लोग आपदा से प्रभावित हैं, किसी को बुखार होगा, किसी की टांग टूटी होगी, ठीक है, किसी के चोट लग सकती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मेडिकल सहायता उनको त्वरित उपलब्ध करवाई जाए। दूसरा इसमें है रहने के लिए अस्थायी आवास। अस्थायी आवास, मान लीजिए आपदा कहीं आई है, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, या मान लीजिए भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, तो लोगों को आप वहां से बाहर निकालोगे, तो लोग जब बाहर आ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? तो उनके लिए अस्थायी आवास तैयार करना। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण जल की व्यवस्था करना। पानी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। पानी, देखिए खाने के बिना आप रह सकते हैं, मान लीजिए भूकंप में आप फंस गए, आपको पता है 8 दिन मुझे खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आप चल जाओगे, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा जो है, इतनी तो चर्बी रहती है सबके शरीर में कि आपातकालीन स्थिति में आपका काम चल जाए। लेकिन 4 दिन आपको पानी अगर नहीं मिला तो निश्चित रूप से आप मारे जाएंगे। तो जल और भोजन की व्यवस्था करना, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपदा के पश्चात की जानी चाहिए और की जाती हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपदा प्रबंधन के मेनली ये 3 चरण है। आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के समय लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालना, आपदा से बाहर निकालना, और तीसरा उन्हें मेडिकल सहायता, अस्थायी आवास, जल और भोजन जैसी बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कपड़े देना। मान लीजिए आप बहुत जो है, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में बाढ़ आई और वहाँ पे ऑब्वियस बात है सर्दी पड़ती है, तो ऐसे में उन्हें गर्म कपड़े देना। बाढ़ में अगर भीग गए तो उन्हें जो है, जो गीले कपड़े उन्हें बाहर करना और उन्हें गर्म कपड़े उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें भयंकर सर्दी ना हो जाए। बात समझ रहे हैं? मालूम चला सर्दी से ही जो है मर गए। तो कहने का मतलब है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपदा के समय की जाती हैं। ठीक है। अब इनको हम डिटेल में बात करेंगे। ये तो हमने सामान्य समझ लिया कि आपदा प्रबंधन के चरण कितने हैं, 3 हैं। आपदा पूर्व, आपदा दौरान, आपदा पश्चात। लेकिन ये केवल इतने ही नहीं है साथियों, ये बहुत विशाल है। अब पेपर में आपसे किस किस तरीके से सवाल आ सकते हैं वो मैं आपको
आगे बताऊंगा कि इनमें से अब पेपर में जैसे सवाल आ जाएगा कि बताइए अस्थायी टेंट तैयार करना आपदा के समय किस चरण में सम्मिलित होगा। अस्थायी टेंट तैयार करना, तो अस्थायी टेंट तैयार करना आपदा पूर्व की घटना हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए पेपर में सवाल आएगा कि बताइए आपदा के समय अस्थायी टेंट तैयार करना, तो ये जो उपाय है अस्थायी टेंट तैयार करना, पेपर में सवाल आएगा ये आपदा पूर्व का चरण है, आपदा दौरान का चरण है या आपदा पश्चात का चरण है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप सोच सकते हैं इसका सही जवाब होगा आपदा पूर्व की तैयारी। भाई टेंट तैयार करना आपदा पूर्व की तैयारी है, यानी आपके पास अस्थायी टेंट होने चाहिए पहले से ही, जिनको आपदा के समय तुरंत डिप्लॉय किया जा सके। अब आपदा आ गई, उस समय आप दुकान भाग रहे हो कि लाओ साहब मुझे 100 टेंट दे दो, 200 टेंट दे दो, आप मार्केट भाग रहे हो तो नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से पेपर में सवाल आपके आएंगे। अब एक एक करके चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, मैंने इसके लिए ये जो तीनों चीज़ें हैं इसके लिए मैंने एक छोटा सा जो है एक बना दिया है आपदा प्रबंधन के चरण। इसमें जो है ये जो तीसरा चरण है ये इसमें गलत है, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये दूसरा चरण है, सॉरी तीसरा नहीं, जो दूसरा चरण है ये इसमें शामिल नहीं है। एआई से बनवाया था तो एआई ने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, है ना। इनको आप समझो, इसको आप भूल जाना, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, दूसरा मैं बताऊंगा कहाँ शामिल है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं आता ये। तो आपदा प्रबंधन के 3 चरण है। पहला चरण है क्या? पहला चरण है साथियों तैयारी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही है। दूसरा चरण है प्रतिक्रिया, यानी जब आपदा आ जाती है तो उस समय हमें क्या क्या करना चाहिए। और तीसरा जो है आपदा आने के पश्चात हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको अगर आप इसको लेना चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ही आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले बात की जाएगी साथियों आपदा पूर्व की। आपदा पूर्व, चलिए पहला आप हेडिंग इसमें चाहें तो लगा सकते हैं, वो है आपदा पूर्व। तो आपदा पूर्व तैयारियों में क्या क्या किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं, जरा इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए आपदा पूर्व तैयारियों का क्या मतलब है। तो आपदा पूर्व तैयारियों का मतलब है कि आपदा आने से पहले ऐसे संसाधन अथवा रणनीतियां तैयार करना जिससे आपदा के समय होने वाले विनाश को अथवा आपदा के जोखिम को कम किया जा सके। परिभाषा समझ में आई? आपदा पूर्व तैयारी का क्या मतलब है? आपदा पूर्व तैयारी का मतलब है कि आपदा आने से पहले ऐसे संसाधन या रणनीतियां तैयार करना जिनसे आपदा के समय होने वाला विनाश, आपदा आएगी तो विनाश होगा, या आपदा जोखिम रिस्क कम किया जा सके। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है कि आपदा पूर्व तैयारी में क्या क्या आएगा। आपदा पूर्व तैयारी का मतलब है कि आपदा आने से पहले हमारे पास ऐसे संसाधन और ऐसी रणनीति, यानी आपके पास प्रॉपर रणनीतियां होनी चाहिए कि अगर ये काम हुआ तो मैं क्या करूंगा। यानी आपके पास पहले से ही एक प्रॉपर रणनीति हो कि अगर ये स्थिति मेरे क्षेत्र में आ जाती है तो इससे निपटने के लिए मेरे पास प्लान क्या है। प्लान ए, प्लान बी आपने सुना होगा ना, वही जिनसे आपदा के समय आप रणनीतियां तैयार कर लो। और उनका काम कब होगा कि आपदा के समय वो रणनीतियां काम आएंगी विनाश अथवा आपदा जोखिम को कम करने में। देखिए आपदा से होने वाला विनाश तो होगा, हम विनाश को कभी भी शून्य नहीं कर सकते। विनाश मतलब आपदा जोखिम यानी आपदा से होने वाला नुकसान। हम कभी भी आपदा से होने वाले विनाश को शून्य नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं।
और प्रभाव को कम करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है आपदा पूर्व तैयारियों की। समझ में आया आपको? तो आपदा पूर्व तैयारी में हम ऐसी रणनीतियां बनाते हैं जिनसे अगर आपदा आ जाए तो उनसे होने वाले विनाश को कम किया जा सके। अब आपदा पूर्व तैयारी में बेसिकली 3 चीजें सम्मिलित होती हैं, याद रखना, ठीक है। आपदा पूर्व तैयारी में 3 चीजें आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप अच्छे से समझ लो, पेपर में यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। 3 चीजें आती हैं साहब, कौन कौन सी? चलिए यहां लिख देता हूं। आपदा पूर्व तैयारी में हमारे पास 3 चीजें आएंगी। कौन कौन सी चीज आएंगी? पहली, आपदा तैयारी, ठीक। दूसरी आएगी आपदा न्यूनीकरण, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण को हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन, तैयारी को बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस, और तीसरा इसमें जो आता है वो आता है आपदा रोकथाम। आपदा रोकथाम, ठीक। तो आपको याद रखने हैं, आपदा पूर्व तैयारी के अंतर्गत 3 चीजें हम सम्मिलित करते हैं। पहले तो आपदा के जो चरण है, आपदा प्रबंधन के चरण है, वो खुद 3 है, ठीक है। आपदा पूर्व, आपदा दौरान, आपदा पश्चात। और फिर उसमें भी जो आपदा पूर्व है उसके भी 3 चरण है, आपदा की तैयारी, आपदा का न्यूनीकरण, आपदा का रोकथाम। ये आप अच्छे से समझ लो। इनमें ये जो है भैया, ये वाला आपदा न्यूनीकरण, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे बोलते हैं मिटिगेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम बातचीत करेंगे इसके। तो पहला जो चरण है इसमें वो है साथियों आपदा तैयारी। अब हम बात करेंगे आपदा तैयारी क्या होती है, आपदा की तैयारी किस किस तरीके से की जा सकती है और इसमें कौन कौन से चरण शामिल होते हैं। आपदा तैयारी का मतलब, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपदा तैयारी का सीधा सा मतलब है कि आपदा से होने वाले नुकसान की तैयारी पहले ही कर ली जाए। जो आपदा आने वाली है उसकी तैयारी हम पहले से ही कर लें। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, ये जो है ना, ये जो है आपदा तैयारी, इसको बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस, इसको बोलते हैं मिटिगेशन और इसको बोलते हैं प्रिवेंशन, ठीक। तो इनको शॉर्ट में आपदा पूर्व तैयारी को हम PMP भी बोल देते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है PMP का संबंध किससे है, तो आपदा पूर्व की तैयारियों से। P फॉर यहाँ पर होगा जो है प्रिपेयर्डनेस, M फॉर होगा मिटिगेशन और P फॉर होगा यहाँ पर प्रिवेंशन यानी रोकथाम। तो ये आपको याद रखना है। इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल आ सकता है पेपर में, कि आपदा के संबंध में PNP क्या है। तो PMP क्या है मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके जरा हम बात करेंगे कि आपदा पूर्व तैयारियों में क्या क्या किया जा सकता है, वो कौन कौन से चरण हैं जो आपदा की तैयारी में, आपदा पूर्व की तैयारी में किए जा सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण, चलिए देखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण चरण है जहां आपदा आने वाली है, ठीक है। जहां आपदा आने वाली है यानी संबंधित क्षेत्र, जहां आपदा आने वाली है संबंधित क्षेत्र अथवा मानव समुदाय की सुभेद्यता का अध्ययन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। पेपर में आया तो जितने वो लोग डायरेक्टली रट्टा मार रहे हैं ना चीजें, वो कर नहीं पाएंगे। याद रखना, चीजों को आप बेहतर ढंग से समझिए। अगर सीधे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपने रटने का प्रयास किया तो हो सकता है आप सही सवाल कभी कर ही ना पाओ। रट्टा मारने से काम नहीं चलता है। UPSSC अब थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट कर रहा है फैक्ट से कॉन्सेप्ट की ओर, तो आपको भी उसी के हिसाब से चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप केवल फैक्ट वाला जमाना जा चुका है, देखो मैं आपको बताऊं, जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ उस समय फैक्ट आते थे पेपर में, खूब आते थे, और UPSSC ज़्यादातर फैक्ट ही पूछता था। बट अब UPSSC ने अपने आप को बदलाव कर लिया है। अब केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट पर भी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। यानी 30% पेपर या 40% पेपर फैक्ट से ही आएगा। तो ये चीज़ आप समझ लो, इसके लिए तैयारी करो। पहला है यहाँ पर आपदा की तैयारी में अब ये आपदा की तैयारी में जो पहला चरण है वो क्या है, संबंधित क्षेत्र अथवा मानव समुदाय की सुभेद्यता। अब सुभेद्यता को जो लोग पहली क्लास ले रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा सुभेद्यता क्या होती है, लेकिन मैं पहले कई बार बता चुका हूँ सुभेद्यता क्या है।
सुवेद्यता का मतलब है कि अगर किसी क्षेत्र में कोई आपदा आई तो उस आपदा से ज़्यादातर प्रभावित होने वाले लोग कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक गांव है साहब या एक शहर है, उस शहर में, उस गांव में 2 घर बने हुए हैं साहब, ठीक है, 2 घर बने हुए हैं। एक घर है, ये है कच्चा, ठीक है, और दूसरा घर है, ये है पक्का। ना केवल पक्का बल्कि भूकंपरोधी भी है। तो अगर यहाँ भूकंप आएगा, ठीक, तो अगर ये घर कच्चा है या हम कहें पक्का भी है साहब, कच्चा भी है पक्का भी है, दोनों ही मान लो, लेकिन अगर भूकंप आया तो ऐसे में ये घर कोलैप्स कर जाएगा, ये घर गिर जाएगा। लेकिन चूंकि ये घर भूकंपरोधी है तो ये घर गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो इन दोनों घरों में ये वाला घर भूकंप के लिए कैसा है, सुभेद्य है, यानी ये घर आसानी से भूकंप की चपेट में आ जाएगा, जबकि ये घर भूकंप के लिए सुभेद्य नहीं है। तो पहला जो इसमें चरण है साथियों वो ये है कि अगर किसी स्थान पर आपको आपदा पूर्व की तैयारी करनी है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वो स्थान आपदा के लिए और उस स्थान पर रहने वाला मानव समुदाय, उसकी सुभेद्यता क्या है। जैसे मान लो आप बाढ़ के लिए अगर योजना तैयार कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नदी के किनारे कितने घर हैं, क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो सबसे पहले नदी के किनारे के जो घर हैं वही सबसे पहले प्रभावित होंगे। उनमें भी ये देखना पड़ेगा कितने घर कच्चे हैं, क्योंकि कच्चा घर बाढ़ में बुरी तरह से बह जाएगा। पक्का होगा तो एक बार को 2-4 दिन झेल लेगा, ठीक है, अगर आरसीसी का बना हुआ है तो पहले हमें देखना होगा उस क्षेत्र की सुभेद्यता क्या है। मान लीजिए आप एक ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जहां पर नदी के किनारे कोई आबादी नहीं है, तो अगर बाढ़ आ भी जाए तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस बाढ़ से होने वाली मानव क्षति ना के बराबर होगी। तो योजना तैयार करते समय पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो क्षेत्र उस आपदा के लिए कितना सुभेद्य है। बात समझ में आई। सबसे पहला काम आपदा तैयारी में। दूसरा जो आपको कार्य करना है साथियों वो है संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना। संवेदनशील क्षेत्रों का, ये सब पेपर में पूछे जाने वाले पॉइंट है। मानचित्र बनाना यानी आपके पास प्रॉपर मैप होना चाहिए, ठीक है, आपके पास प्रॉपर मैप होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है आपका, ये कोई गांव है, ठीक है, और इस गांव के इस किनारे से होकर के कोई रिवर जा रही है, तो जब बाढ़ आएगी तो गांव का ये वाला इलाका जो नदी के किनारे है, ये वाला इलाका, ये आपदा के लिए ज़्यादा सुभेद्य होगा। तो हमने इसको मैप पर अलग से मार्क कर लिया साहब कि ये जो एरिया है ये रेड जोन है साहब। ये क्या है, ये रेड जोन है। रेड जोन मतलब कि अगर आपदा आई तो यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, बाढ़ आई सबसे ज़्यादा यहाँ नुकसान होगा, ठीक है। और इधर वाले जो इलाके हैं मान लीजिए ये थोड़ा ऊंचाई पर है, तो इनको हमने मैप पर ड्रॉ कर लिया कि साहब ये वाला इलाका थोड़ा कम रिस्क में है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका येलो जोन, ठीक है, यानी बाढ़ से नुकसान तो होगा लेकिन रेड जोन के मुकाबले कम होगा। और बाकी जो हिस्सा रह गया ये आपका हो गया व्हाइट जोन, ठीक है, यहाँ पर इस आपदा से नुकसान सबसे कम होगा। ये हो गया आपदा मानचित्र। तो हमें पहले क्या करना है, हमें संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र बनाना है। अब ये हेल्प कैसे करेगा, ये हेल्प ऐसे करेगा कि मान लो बाढ़ आई साहब, ठीक है, बाढ़ आई और आप एक अधिकारी हैं, आपसे कहा गया साहब आपके पास सूचना आई बाढ़ आ गई है और हमें तुरंत सहायता भेजो। तो आपकी बुद्धि में ये अगर मैप रहेगा, आपके सामने आपकी टेबल में मैप रहेगा, तो आप सबसे पहले सहायता कहाँ भेजोगे। अब सहायता की जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ होगी, रेड जोन में। और तुमने अपनी पूरी की पूरी प्रशासनिक टीम कहाँ भेज दी कि जाओ इधर चले जाओ, इधर से भेज दी। तो यहाँ तो इन्हें जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत कहाँ है, रेड जोन में है। तो सबसे ज्यादा सहायता कहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ मिलनी चाहिए। तो ये मानचित्र बहुत आवश्यक चीज होती है, ठीक है, याद रखना। संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना ये आपदा तैयारी का बहुत महत्वपूर्ण चरण है। तीसरा, जोखिम का आकलन करना। जोखिम का आकलन यानी आपके पास पहले ही आपके पास ये सूचना होनी चाहिए कि अगर मेरे क्षेत्र में जो भी आपदाएं आती हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, चक्रवात आ रही है, तो अगर वो कल रात को आ गई तो उससे संभावित कितना नुकसान हो सकता है, कितने मानव उसकी चपेट में आ सकते हैं, कितना आर्थिक नुकसान। आर्थिक नुकसान से मतलब कि अगर भूकंप आया तो कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो भूकंप रोधी नहीं है।
अगर नहीं है तो गिर जाएगी 100%, और अगर वो गिरी तो उसका कितना कॉस्ट हो सकता है। अगर भूकंप आया तो पुल कितने गिर सकते हैं, जो पुराने पुल है वो तो गिर ही जाएंगे, तो उनसे कितना नुकसान हो सकता है। तो इसका हमें पहले से ही एक एस्टिमेट बना करके रखना है। इसी को हम कहते हैं जोखिम का आकलन करना, यानी आपदा से पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि अगर आपदा आई तो संभावित नुकसान कितना हो सकता है। इससे आपदा पश्चात जब आपदा चली जाएगी तो नीतियां बनाने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, तो जोखिम का आकलन करना बेहद जरूरी है कि अगर अचानक से बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया तो संभावित कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, भूकंप की आपदा की तैयारी में जो अगला पॉइंट है साथियों, वो है लोगों को जागरूक करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को जागरूक करना, या हम कहें आपदा शिक्षा। देखो, अगर किसी स्थान पर आपदा आती है तो उस स्थान पर प्रशासन सबसे पहले नहीं पहुंचेगा। भाई प्रशासन से मतलब क्या? प्रशासन से मतलब सब पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, या जो विभिन्न विभागों के लोग हैं वो पहुंच जाए साहब, जैसे मेडिकल सुविधा वाले पहुंच जाए, यानी जो हमारा चिकित्सा विभाग है वो वहां पहुंच जाए। लेकिन ये अचानक नहीं पहुंचते हैं। आपदा का सबसे पहले सामना कौन करता है? उस क्षेत्र का निवासी। तो उस क्षेत्र के निवासी को जहां आपदा आने की संभावना है उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी उसको आपदा के बारे में जागरूक होना चाहिए। और ना केवल उसको जागरूक होना चाहिए बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उसको जागरूक करे। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपदा शिक्षा। जिस क्षेत्र में जो आपदा आ रही है उस क्षेत्र के हिसाब से उस व्यक्ति को उस आपदा के बारे में जागरूक या उसकी शिक्षा देनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ ज्यादा आती है, जैसे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तो सभी गांव के निवासियों को जो गंगा के किनारे हैं या किसी नदी के किनारे हैं उनको शिविर लगा करके उस आपदा के बारे में शिक्षित करना चाहिए, जिससे अगर आपदा आ जाए तो उन्हें पता रहे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन जो है या आपदा से बचाव के लिए जो पाठ्यक्रम है वो वहाँ की स्कूली शिक्षा में शामिल है, इंटरमीडिएट तक शामिल है। तो चाहे आप उसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं बैठ जाएगा कि साहब हमने स्कूल में पढ़ा था। जैसे आपको याद नहीं होता कि क्लास 8 में हमने ये कहानी पढ़ी थी, 10th में हमारे इंग्लिश में ये चैप्टर था लेंचो का, आपको याद होगा, मुझे आज तक याद है ना, कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। एक बार जो है तूफान आया और उसमें जो है वो बर्बाद हो गया। तो इसी तरह की कहानियाँ हमारे दिमाग में रह जाती हैं। तो अगर छोटे बच्चों को हम इसकी शिक्षा देंगे तो वो बड़े होने के बाद भी उनके दिमाग में बनी रहेगी। तो इनके लिए शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रशासन तो बाद में पहुंचेगा, पहले इन लोगों को खुद से ही उस आपदा को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इनकी याद रखना, ये पहली पंक्ति है जो आपदा का सामना करेगी, तो इनको उसके बारे में शिक्षित होना अति आवश्यक है। ठीक है, अगला जो काम है जो आपदा पूर्व तैयारी में होना चाहिए वो है आपदा चेतावनी तंत्र तैयार करना। आपदा चेतावनी तंत्र तैयार करना। इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। यह है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है कि भाई सरकार इस तरीके के तंत्र तैयार कर ले कि जो आपदाएं आने वाली हैं उनकी सूचना लोगों तक या सरकार को पहले ही मिल जाए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? हमारे पास दुनिया भर के सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट हमें ये बता देते हैं कहाँ बारिश आने वाली है, कहाँ चक्रवात आने वाला है। भूकंप की तो खैर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन बारिश है, आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, इनकी भविष्यवाणी हो जाती है। तो अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए सुनामी आने वाली है तो उससे क्या होगा? उससे उस सुनामी की जानकारी हमारे सैटेलाइट के थ्रू सरकार तक पहुंच जाएगी। लेकिन सरकार हर व्यक्ति के कान में जाके थोड़ी बताएगी कि आपदा आने वाली है। तो हम उसके लिए क्या करें? हम उसके लिए एक प्रचार तंत्र तैयार करें, जैसे रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और आज के समय में जो सबसे फेमस है वो है फ़ोन के माध्यम से लोगों को अलर्ट कर दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा अभी आंधी तूफान का मौसम है उत्तर प्रदेश में, तो आए दिन हमारे फ़ोन पे मैसेज अपने आप सरकार की तरफ से आता है कि साहब शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक तीव्र आंधी आने की संभावना है। हवा की गति 60 से 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बिजली गिरने की भी संभावना है, कृपया करके घर रहें। ये होता है क्या? ये होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये पहले से ही हमें तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है,
इससे क्या होगा, इससे हम आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। हो सकता है कोई आदमी उन्हीं 2 घंटों में जब बारिश होने वाली है या बिजली गिरने वाली है वो जा रहा हो कहीं बाइक से बाहर, लेकिन अगर उसने वो मैसेज पढ़ लिया तो वो नहीं जाएगा। तो इससे हम जनहानि को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो आपदा चेतावनी तंत्र तैयार करना काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसके अतिरिक्त हमें देखना पड़ेगा कि इसके अतिरिक्त हमें देखना पड़ेगा कि जो आपदा है उसकी योजना का निर्माण हम समय से कर लें। आपदा योजना का निर्माण, आपदा आने से पहले ही हमारे पास आपदा योजना का निर्माण हो जाना चाहिए। ठीक है, आपदा योजना निर्माण का मतलब है ये कि अगर आपदा आ गई तो हम क्या क्या करेंगे। तो हम क्या क्या करेंगे साहब, हम सबसे पहले लोगों के लिए, अगर आपदा आ जाती है तो हम क्या क्या करें, हम लोगों के लिए पानी का स्टॉक रखें, जो मैंने आपको बताया। ये काम हमें पहले से ही करने हैं। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कि पानी जो है सालों साल में इकट्ठा कर लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक हमारे पास पानी का, ताज़े पानी का रहना चाहिए। ठीक है, या अगर आपदा आती है तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाएगी, तो उनके लिए भोजन, ठीक है, और अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था, ये सब आपदा योजना का हिस्सा है कि अगर अचानक से बाढ़ आ गई तो हम क्या करेंगे, भूकंप आ गया तो हम क्या करेंगे, जिन्हें हम टेंट भी कह सकते हैं। तो खैर देखिए, भोजन पानी तो ऐसी चीज़ है जो तो उसी समय उपलब्ध कराया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आज ही भोजन बना के रख लें, अब आपदा आ रही है 10 साल बाद, तो वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों की तो अटेंडम व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो है रहने की व्यवस्था अथवा टेंट, ये हमें पहले से ही करके चलनी चाहिए। टेंट हमारे पास पहले से ही सुरक्षित रहें। ठीक है, इसमें कपड़े भी शामिल हैं। ठीक है, गर्म कपड़े अथवा रेन कोट ये पहले से ही सुरक्षित होने चाहिए, जिससे आपदा के समय पर आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। और इसमें क्या क्या आ सकता है, और इसमें आ सकता है साहब जीवन रक्षक उपकरण, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक प्रणाली। जीवन रक्षक प्रणाली में जैसे बेसिक तौर पे अगर हम देखें तो लाइफ जैकेट। अब बाढ़ की स्थिति है, कोई आदमी डूब रहा है, लेकिन अगर आपने उसे लाइफ जैकेट दे दी तो बच जाएगा। या जिन लोगों को हम आपदा क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं उनको लाइफ जैकेट अगर हम पहना दें तो उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये पहले से ही हमें तैयार करके रखने हैं। हमारे पास लाइफ जैकेट होने चाहिए और हमारे पास स्टॉक में दवाइयाँ भी होनी चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं साथियों, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये सब है आपदा की तैयारी। ठीक है, कि आपदा की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें और अब हम बात करेंगे आपदा तैयारी के स्तर। तो अगला जो इसमें टॉपिक है साथियों वो है आपदा तैयारी के स्तर। कि आपदा तैयारी के स्तर कितने होते हैं, आपदा को कितने स्तरों पर तैयार किया जा सकता है। तो आपदा तैयारी के स्तर चलिए समझते हैं। आपदा तैयारी के स्तर क्या है। तो आपदा तैयारी के बहुत सारे स्तर हैं, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक इसकी तैयारी की जा सकती है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले स्तर पर है घरेलू। आपदा तैयारी का जो पहला चरण है वो क्या है, वो है घरेलू। घरेलू का क्या मतलब है भाई, घरेलू का सीधा सा मतलब है ये कि व्यक्ति को घर के स्तर से यानी परिवार के स्तर से लोगों को आपदाओं से निपटने के लिए तैयार किया जाए। यानी जो क्षेत्र आपदा प्रवण है, जहां आपदा लंबे समय तक लगातार आती रही है, उस क्षेत्र के निवासियों को, जो मेनली रेड जोन में आ रहे हैं, उनके प्रत्येक परिवार को हम आपदा के लिए ट्रेंड कर दें। ठीक है, तो आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को आपदा के लिए ट्रेंड कर दिया जाए। आपदा से निपटने के लिए तैयार करना। पहला, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर लंबे समय तक आपदाओं का खतरा रहा है, तो वहां पर हम घरेलू स्तर पर आपदा से निपटने की तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसका साथियों,
दूसरा जो इसका स्तर है वो है संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। संगठनात्मक, संगठनात्मक का मतलब क्या है? जैसे बहुत सारे जो ऐसे संगठन होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं जो समाज सेवा का कार्य करती हैं, है ना, तो उनको भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है जो बीमार लोगों की सहायता करती है, तो हम उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। कोई ऐसी संस्था है जो लोगों को भोजन कराती है, उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको मेडिकल के क्षेत्र में काम करने का अनुभव बहुत ज़्यादा है, वो फ्री में लोगों को मेडिकल सहायता देती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जैसे कुछ ऐसे लोगों के संगठन हो सकते हैं साहब जो आर्मी वेटरन रहे हैं, तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो संगठन के स्तर से भी हम लोगों की तैयारी करवा सकते हैं, है ना। प्रत्येक संगठन को इसमें शामिल करके जो हमारे काम का है, जो इस क्षेत्र में काम कर सकता है, जो आपदा से निपट सकता है, उसको हम यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो ये हो गया संगठनात्मक स्तर से तैयारी। फिर है अंतर संगठनात्मक। इसका क्या मतलब है साहब? इसका मतलब है ये कि मान लीजिए हमने जो संगठन थे उनको ट्रेन कर दिया साहब कि आपदा के समय आपको कैसे काम करना है, और एक से अधिक संगठन हमारे पास है जिनको हमने आपदा से निपटने के लिए ट्रेंड कर दिया है। लेकिन जब आपदा आएगी तो उनमें आपस में संबंध होना, आपस में बेहतर अंतर संबंध होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। वरना दवाई वाले अलग भाग रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करने वाले अलग भाग रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा? इससे इफेक्टिव हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अंतर संगठनात्मक का मतलब है कि इनको आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन करना है आपदा के समय, उसके लिए ट्रेंड कर देना। पहले तो हमने अलग अलग जो संगठन थे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे उनको ट्रेंड किया, उसके बाद ये सब आपस में मिलकर एक टीम की तरह कैसे कार्य करेंगे, उसके लिए हमें इसकी तैयारी, इसकी मतलब इसके लिए हमें इनको तैयार करना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अगला है इसमें समुदाय स्तर पर। ठीक है, अगला है इसमें समुदाय स्तर पर। समुदाय स्तर पर किस तरीके से जो है इसकी तैयारी की जाएगी? समुदाय स्तर पर। समुदाय स्तर पर का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में अगर कोई आपदा आ रही है तो वहां का जो समुदाय है, जहां वहां जो रहने वाले लोग हैं, उनको हम स्पेशली उस आपदा के लिए ट्रेंड करते हैं। जैसे सुनामी की बात करें हम, तो सुनामी एक गंभीर आपदा है। तो सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं? जो तटवर्ती लोग होते हैं। और तटवर्ती लोगों पर जो समुदाय होता है वो है क्या? वो है मछुआरा। तो हम क्या करें? मछुआरा समुदाय को ट्रेंड कर दें साहब कि अगर सुनामी आए, अगर चक्रवात आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो जिस क्षेत्र में जो आपदा आ रही है उसको उस आपदा के लिए ट्रेंड कर दिया जाए, उस समुदाय को, ठीक है, उस क्षेत्र के रहवासियों को। अब अगर आप उत्तराखंड के, हिमाचल के लोगों को ट्रेंड करोगे चक्रवात के लिए तो वो काम आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि उत्तराखंड में चक्रवात कभी आना ही नहीं। तो वहां ट्रेंड हमें करना चाहिए किसके लिए? भूकंप के लिए, बाढ़ के लिए, बादल फटना के लिए, भीषण बारिश के लिए। ठीक है, तो वो वहां पर काम करेगा। तो जिस क्षेत्र में जो आपदा आ रही है वहां के रहवासियों को हम समुदाय स्तर पर ट्रेन कर सकते हैं, जिससे वो आपदा के समय अपनी और अपने लोगों की जान बचा सके। ठीक है, ये आपदा के तैयारी के चरण है, याद रखना। और फिर सबसे अंत में आता है प्रशासनिक स्तर पर। प्रशासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से तैयारी की जाती है? तो भैया प्रशासन तो देखो प्रशासन है, और प्रशासन बाद में आएगा, सबसे पहले आपदा आपको झेलनी है। तो प्रशासनिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं साहब? हम ग्राम स्तर पर तैयारी कर सकते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, और फिर केंद्र स्तर पर, पूरे भारत के लिए। तो अलग अलग प्रशासनिक स्तरों पर इसकी तैयारी की जा सकती है। यानी आपदा तैयारी के भी अलग अलग स्तर हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो ग्राम पंचायत स्तर पर भी हम तैयारी कर सकते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों के साथ, प्रधान के साथ, गांव के लोगों के साथ। बहुत सारे गांव जो है वो ब्लॉक बनाते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर क्या क्या काम होना चाहिए? कुछ राहत सामग्री होनी चाहिए जिससे गांव में बंटवाई जा सके। जिला स्तर पर तो पूरे जिला स्तर पर किस तरीके से काम होगा, फिर राज्य और फिर केंद्र।
तो इस तरीके से ये है साथियों क्या, ये है हमारे, ये है साथियों आपदा तैयारी के प्रमुख चरण। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। सही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हमने समझी और जानी। ठीक, अब उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब ये इसका देखिए हमने एक हिस्सा यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, जैसे देखो हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखो, जैसे आपदा प्रबंधन के चरण पढ़े हमने, उसमें आपदा पूर्व, आपदा दौरान, आपदा पश्चात। फिर आपदा पूर्व में भी हमने क्या पढ़ा, आपदा पूर्व में भी 3 हिस्से हैं, आपदा तैयारी, आपदा न्यूनीकरण, आपदा रोकथाम। तो आपदा पूर्व में भी हमने कौन सा पढ़ लिया, हमने आपदा तैयारी पढ़ लिया पूरा का पूरा। अगली क्लास में हम बात करेंगे आपदा न्यूनीकरण और आपदा रोकथाम की, और इसी के साथ हम इसमें आपदा दौरान और आपदा पश्चात क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको देख लेंगे, और फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपदा तैयारी में एक पॉइंट आप और नोट कर लेना, जो मैं बताना भूल गया, वो है इसमें आपदा शोध। आपदा शोध भी हमें पहले से ही कर लेना चाहिए। आपदा शोध का क्या मतलब है, आपदा शोध का मतलब है कि कोई आपदा क्यों आ रही है। आपदा शोध का मतलब है कि जैसे भूकंप आया तो आपके क्षेत्र में भूकंप क्यों आ सकता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये हमें पहले से ही पता कर लेने चाहिए। अब भूकंप आ गया और फिर आप किताब खोल के बैठे हो कि भूकंप आने के क्या क्या कारण है, कहाँ कौन सी टेक्टोनिक प्लेट आपस में घुस रही है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी जो PDF है मैं यहीं से बना करके इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इंपॉर्टेंट है। मुझसे बात करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।